अर्पिता जोशी, बिल्कुल स्वागत है लाइव क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। आज अपन बात करेंगे अग्नाशय या पैनक्रियाज के बारे में। अग्नाशय या पैनक्रियाज, अग्नाशय या पैनक्रियाज। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, रोहित नमस्ते सर, नमस्ते रोहित अग्नाशय के बारे में बात करेंगे, जिसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। 2 लोग अभी जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए सभी। नितेश गुर्जर, शाबाश नितेश। बायोलॉजी में अपन बात करेंगे अग्नाशय। रोहित शाबाश। गिरिराज मीणा, अच्छा। मनी लाल पाटीदार, सर मैं काजल हूँ। बिल्कुल काजल, स्वागत है लाइव क्लास में। अच्छा, नेट ख़त्म हो जाता है तो फिर राकेश सोमावत, क्रिस्टी, बिल्कुल स्वागत है सभी का। जल्दी से जुड़ जाइए और जो लोग जुड़े वो लाइक ज़रूर करते रहिए, है ना। मोनिका सोहेल, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। रोहित पाटीदार हेलो, बिल्कुल। मनोज गुर्जर जयपुर, सभी का बहुत बहुत वेलकम। जो लोग जुड़े हैं वो लाइक करते रहें। अर्पिता जोशी, गुड इवनिंग अर्पिता। ऋतिक सेवक, हेलो ऋतिक। राजा मीणा, सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजा, ऋतिक, अर्पिता, सभी लोग जुड़ जाइए। बनवारी सैनी भी जुड़ा है, शाबाश बनवारी। बिल्कुल, तो अब शुरू कर देते हैं ना, 2 मिनट होने में आए हैं। लक्ष्मी भी और सुमन मीणा, बिल्कुल सुमन स्वागत है ना। सुमन, लक्ष्मी, राजा, जितने भी लोग, 13 लोग अभी जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत वेलकम है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। जितने भी लोगों को आप जानते हैं सबको बताएं, सबको शेयर करें, सबसे सब्सक्राइब करवाएं। हेमंत पाटीदार, विराट, बिल्कुल हेमंत। गॉड स्टेटस, हेमंत के जितने भी स्टेटस ये बनाता है बहुत शानदार बनाता है। छीतर बेरवा, बिल्कुल। रिंकेश बेरवा, सभी जुड़ जाइए, शाबाश, बहुत बहुत वेलकम सभी का। तो दोस्तों अब शुरू कर ही देते हैं। जो नए लोग जुड़ेंगे उनका कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। वेरी गुड इवनिंग बनवारी, स्वागत है बहुत बहुत। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, है ना। अग्नाशय या पैनक्रियाज, पीयूष वर्मा ना फिजिक्स में जुड़े ना केमिस्ट्री में जुड़े, अब पता नहीं अब जुड़े हैं ना। पीयूष का जुड़ना हर क्लास में ज़रूरी है पीयूष, है ना। बहुत बहुत वेलकम है लाइव क्लास में, है ना। पीयूष वर्मा का बहुत बहुत स्वागत है। संडे भी है तो इधर उधर घूमने चला गया होगा, लेकिन हर क्लास में पीयूष का होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में वीडियो देख लें अगर बाई चांस ऐसी कोई बात हो जाती है तो। चलो आ जाइए, देख लेते हैं अपन तो ना। सभी लोग 15 लोग अभी लाइव है। सर पता ही नहीं था, बिल्कुल पीयूष, कोई बात नहीं, है ना। पीयूष को बताना ज़रूरी है ना। पीयूष फेसबुक इंस्टाग्राम सब पर लगा दिया था, अब तू पता नहीं कहाँ रहता है ना। अगर फिर भी 9351047315 पीयूष, जितने, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के व्हाट्सअप नंबर है, इससे जुड़ सकते हैं। और इससे जुड़ने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कब क्लास होगी नहीं होगी। 9351047315, ठीक है, इस नंबर को आप लिख लें। आइए दोस्तों अग्नाशय के बारे में अपन शुरू कर देते हैं। देखिए, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत बहुत वेलकम है सभी का, जुड़े रहिए, बहुत ही काम की चीज़ है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। ओके पीयूष, मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय को क्या कहते हैं? पैनक्रियाज, और इसी का नाम है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं दोस्तों? ये जो है एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है। क्लियर है? लास्ट में मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट भी बताऊंगा कि वास्तव में क्यों है मिश्रित ग्रंथि। अभी आप इतना याद रखें, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है।
अग्नाशय के द्वारा स्रावित जो रस है उसको अग्नाशय रस या पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और इस अग्नाशय रस की पीएच 7.6 से 8.2 के बीच होती है। और इसका मतलब आपको पता है ये पीएच कैसी होती है? क्षारीय। 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 उदासीन और 7 से कम। नितेश पाटीदार, हेलो सर, हेलो नितेश, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। 7.6 से 8.2 के बीच क्षारीय माध्यम अग्नाशय रस का है ना। इस अग्नाशय रस में 98% जल और 2% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर है बात? फिर बता रहा हूँ जो लोग नए जुड़े हैं, मिश्रित ग्रंथि क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अग्नाशय पैनक्रिया जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। अग्नाशय के रस की पीएच 7.6 से 8.2 और ये पीएच कैसी होगी? क्षारीय। जल 98% और अन्य पदार्थ 2% होंगे। इन अन्य पदार्थों में से कुछ कार्बनिक पदार्थ है और कुछ अकार्बनिक पदार्थ है। मनीषा पाटीदार, बिल्कुल स्वागत है मनीषा लाइव क्लास में, जुड़ जाइए। अग्नाशय पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, अग्नाशय कंप्लीट। फिर अपन कल लार ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। इनऑर्गेनिक पदार्थों में देखो ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम या अधिकतम कौन सा आयन पाया जाता है? मैं भाग्यश्री अब जल्दी आई हूँ सर, बिल्कुल भाग्यश्री स्वागत है लाइव क्लास में। सभी लोग जुड़ें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों ना। देखो आप सभी लोगों ने मिलके ग्रुप बनाया है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, बराबर लाइव आएंगे तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ना। जितने लोग अपने ग्रुप में, लगभग 30 लोग ग्रुप में जोड़ रखे हैं आप लोगों ने, और उनमें से लाइव आते हैं 5 लोग है ना। तो इस तरीके से उनको भी कहें, आप मोटिवेट करें है ना। लाइव आएंगे, चीज़ों को समझेंगे तो ही क्लास जैसा माहौल लगेगा। यूट्यूब पर लाइव आने का मतलब हर कोई आपको देख रहा है, और हर कोई आपको देख रहा है और अपनी क्लास में 20 बच्चे लाइव, 5 बच्चे लाइव, तो फिर अपने लिए भी बहुत दुख की बात है ना। आप सभी लोगों को ग्रुप में बोलें, बात करें। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आयन है वो मैक्सिमम है, लेकिन आप पढ़ते रहें अच्छे से है ना, बाकी अपने को कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट सबसे ज़्यादा होता है। कार्बनिक पदार्थों में सबसे पहले है प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम। सर आपने ग्रुप बनाया है, हेमंत पाटीदार, विराट, बिल्कुल हेमंत, मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया है ना। जो ये देवड़ा छोटा में स्टूडेंट है, इन्होंने आपस में मिलके ही, मैं तो सभी स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि वो ही आपस में ग्रुप बना लें और उसमें मेरे को ऐड कर दें ना। क्योंकि अगर मैं ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें पता ही नहीं रहता है ना कौन क्या किससे बात कर रहा है, और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हो जाती है। इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पर्सनली हेमंत को कोई मैसेज भेजना है, हेमंत से बात होती है सीधा ना। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बात तो हो ही जाती है। ग्रुप में एक बार डाल दिया, पता नहीं कौन देख रहा है नहीं देख रहा है। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम है ना। सुमन बिल्कुल, अजय सिंह नरूका, सुपर सर, बिल्कुल अजय स्वागत है। यहाँ देखो दोस्तों, प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, नाम याद रखना, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सर मनीषा ने नेट खत्म हो गया है तो मेरे साथ देख रही है, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, देखते रहिए। ये तीनों प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और अग्नाशयी में वसा को पाचन करने वाला लाइपेज जिसको अग्नाशयी लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला अग्नाशयी एमाइलेज। सभी प्रकार के एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन को पचाने वाले, अग्नाशयी लाइपेज वसा को पचाने वाला, अग्नाशयी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला। वसा को पचाने वाले एंजाइम लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एमाइलेज, और प्रोटीन को पचाने वाले पेप्टाइडेज। ये तीनों कौन से एंजाइम है? पेप्टाइडेज एंजाइम है। तो ये दोस्तों अपन ने बात कर ली है किसके बारे में?
अग्नाशय रस के बारे में। कौन कौन से प्रोटीन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तीनों को पचाने वाले प्रोटीन है। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन सबसे ज़्यादा। पीएच कितनी होती है? क्षारीय 7.6 से 8.2। एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है, इसलिए कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, अग्नाशय की पोजीशन या स्थिति के बारे में बात करें तो ये जो सी आकार की संरचना है इसको कहते हैं ग्रहणी, याद है ना दोस्तों। और इसी को क्या कहते हैं? ड्योडीनम। छोटी आंत का सबसे पहले नंबर वाला मेहुल बस्ट। सर आपके पास कोई स्टूडेंट बैठे हैं क्या? बिल्कुल कोई स्टूडेंट नहीं बैठे हैं ना। मेहुल मेरे पास कोई? हेलो सर, हेलो सुरेश सर, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। मेरे आसपास मेहुल कोई स्टूडेंट नहीं है, अकेले पढ़ाते पढ़ाते वैसे ही पागल हो रखे हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो ग्रहणी या ड्योडीनम, ये देख लीजिए, ग्रहणी या ड्योडीनम, इसकी जो ये सी वाला भाग है इसके अंदर पत्ती जैसी संरचना होती है और इस पत्ती जैसी संरचना को क्या कहते हैं? अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय या पैनक्रियाज, ये अग्नाशय, ठीक है। ये इधर जो नलिका आ रही है ये लीवर की नलिका है। पिछले लीवर वाली क्लास में आपने देखा हो। बिल्कुल मेहुल, सुरेश सर, बिल्कुल आपका स्वागत है। यहाँ देख लीजिए, ग्रहणी के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं नाम बताइए। इस ग्रहणी के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम बोलो दोस्तों जल्दी से। ग्रहणी के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ग्रहणी या ड्योडीनम की संरचना में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। ग्रहणी के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जल्दी से बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। ग्रहणी के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? भूल गए सभी लोग। ग्रहणी के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम है दोस्तों ब्रूनर ग्रंथि। ग्रहणी की सब म्यूकोजा में पाई जाती थी, कोई बात नहीं। यहाँ से ये नलिका जो आ रही है, इस नलिका का नाम बताइए। ये जो नलिका यहाँ से आ रही है, फिर ये इस नलिका से मिलके यहाँ खुल रही है, इस नलिका का नाम बताइए। ये नलिका कौन सी है जो यहाँ आके अग्नाशय की नलिका में मिलके यहाँ ग्रहणी में खुल रही है? ग्रंथि। अच्छा, पीयूष ग्रंथि, मेहुल भट्ट, पीयूष ग्रंथि, पता ही नहीं क्या कह रहा है। आमाशय वाली, पीयूष वर्मा। आमाशय नली नहीं, इस नलिका को याद रखें, ये लीवर से आ रही थी और इस नलिका को कहते थे बाइल डक्ट, पित्त नलिका। पुरानी बातें आप लोग पढ़ ही नहीं रहे। ये देखिए बाइल डक्ट। चलो कोई नहीं, अब यहाँ देखो अगली बात, अगला क्वेश्चन बताना जरूर। इस ग्रहणी को, ये जो नलिका है अग्नाशय की, ये नलिका, इस अग्नाशय की नलिका का दूसरा नाम क्या है? पीयूष, इस अग्नाशय की नलिका का दूसरा नाम क्या है? लो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, अग्नाशय की नलिका का दूसरा नाम क्या है पीयूष? मनीषा, और भी बहुत सारे लोग जो रेगुलर क्लास में जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं, 19 लोग हैं। मैंने हर बार की तरह कहा है, जब पूछा जाए फटाक से कमेंट बॉक्स में आप लिखें। बैठे बैठे रहते हैं आप, बोलते ही नहीं है कुछ। जल्दी से, अग्नाशय की नलिका को भूल गए। मैंने बोला था अगर आपको सैमसंग याद रह सकता है
तो विरसंग भी याद रहना चाहिए। इसको कहते हैं विरसंग डक्ट या इसी नलिका को कहते हैं अग्नाशयी नलिका, पैनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है? आइस गेमिंग, विकिपीडिया, मेहुल भाटिया बट विकिपीडिया, बिल्कुल मेहुल कुछ भी कहता जा रहा है, विकिपीडिया नहीं भाई, विकिपीडिया पे ढूंढेगा है। चलो देखिए, विरसंग डक्ट ये अग्नाशय की नलिका। चलो अगली बात, इसको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि अपनी बातें अपन समझ सकें। ये ग्रहणी है, यहाँ देख लीजिए। ये जो दोनों नलिकाएं आपस में मिल गई, इस नलिका को किस नाम से जाना जाता है? यस सर, यही याद है, बिल्कुल। यहाँ से बाइल डक्ट आई, यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आई, दोनों मिल गई, और ये दोनों का जो मिश्रण है नलिका, इस नलिका का क्या नाम है? चलो बताइए। ये पित्त नलिका, ये अग्नाशय या विरसंग नलिका दोनों मिल गई यहाँ पर, इस नलिका का क्या नाम है? लिखिए कमेंट बॉक्स में। इस नलिका का नाम है हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका। क्या नाम है दोस्तों? हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका का ही दूसरा नाम था डक्टस कोलिडोकस। क्या नाम था? डक्टस कोलिडोकस, डक्टस कोलिडोकस। क्लियर है? चलो एक बात और बताइए, ये डक्टस कोलिडोकस या हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका ग्रहणी में से खुलने से पहले यहाँ पर एक फूली हुई संरचना बनाती है। इस फूली हुई संरचना का क्या नाम है? ये लो, बिल्कुल राकेश सोमावत, या देखिए, ये फूली हुई संरचना का क्या नाम है दोस्तों? इस फूली हुई संरचना का नाम है एम्फुला ऑफ वेटर। क्या नाम है? एम्फुला ऑफ वेटर। और ये है अग्नाशय। तो अग्नाशय की पोजीशन आपके सामने क्लियर है। नलिकाएं भी मैंने आपको फिर से याद करवा दी है। एक नलिका अग्नाशय से सीधी ग्रहणी से जुड़ी रहती है, उस नलिका का भी नाम याद रख लेना, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी अग्नाशय से सीधी किस में खुल जाती है? ग्रहणी में। सारी नलिकाएं आपके सामने हैं। ये पित्त नलिका, ये अग्नाशय नलिका, ये हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका, एम्फुला ऑफ वेटर, और ये किस में जाके खुल जाता है? ग्रहणी में। एक नलिका सीधी ग्रहणी में खुल जाती है, इसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी ऐसी नलिका जो अग्नाशय से सीधा किसको जोड़ देती है? मनीषा पाटीदार, हाय सर, बिल्कुल मनीषा, स्वागत है। तो ये था अग्नाशय की पोजीशन के बारे में। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ मैं। एक बात और मैंने आपको बोली थी, स्पिंक्टर। अगर किसी जगह पर द्विदिशीय प्रवाह बाई डायरेक्शनल फ्लो करना है तो स्पिंक्टर होगा। चलो बताइए, इस पित्त नलिका के यहां पर जो स्पिंक्टर पाया जाता है उसका नाम क्या है? जय महादेव। कौन है? राकेश पटेल, बिल्कुल, जय महादेव राकेश। ये देख लीजिए, पित्त नलिका के यहाँ पर जो स्पिंक्टर पाया जाता है उस स्पिंक्टर का नाम बताओ। और एक और स्पिंक्टर होता था इस एम्फुला वेटर के यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर पाया जाता है, इस स्पिंक्टर का नाम बताओ। ये दोनों स्पिंक्टर का नाम बताओ, फिर आगे पढ़ेंगे। मनीषा पाटीदार, मनीलाल पाटीदार, बिल्कुल। देखो, ये तो है स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, और ये वाला है स्पिंक्टर ऑफ ओडी, मनी पीयूष, स्पिंक्टर ऑफ ओडी, बिल्कुल।
बॉयडन, मनीषा पाटीदार और सभी ने बहुत सही बताया है। ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो अग्नाशय की संरचना के बारे में आपको क्लियर पता लग गया है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। यहां देख लीजिए, अब आपके पास जो अग्नाशय है, उस अग्नाशय को आपने काटा TS, और TS का मतलब है ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। और ये जो अनुप्रस्थ काट है ये यहाँ पर दिख रही है आपको। इस अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट में दो संरचनाएं दिखती है, एक तो एसिनी और एक लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये देखो, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एसिनी टोटल 99% होती है और 1% क्या होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये जो एसिनी होती है ये कौन सी होती है, बहिस्त्रावी, और ये क्या होती है, अंतःस्त्रावी। बहिस्त्रावी क्या स्त्रावित करती है, एंजाइम, और अंतःस्त्रावी क्या स्त्रावित करती है, हार्मोन। एंजाइम तो अभी मैंने आपको बताई दी है अग्नाशय रस में। अग्नाशय के अंदर 99% पार्ट बहिस्त्रावी है जो एंजाइम स्त्रावित करता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और बाकी 1% अंतःस्त्रावी भाग है जो हार्मोन स्त्रावित करता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इसीलिए अग्नाशय को कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। देख लीजिए, क्लियर है दोस्तों। 16 लोग अभी लाइव है, बिल्कुल बहुत बहुत वेलकम सभी का। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्लियर है। 99% भाग क्या होता है, एसिनी, और 1% भाग क्या होता है, लैंगरहैंस की दीपिका। लैंगरहैंस की दीपिका अंतःस्रावी है, हार्मोन स्त्रावित करती है, और एसिनी बहिस्त्रावी है, एंजाइम स्त्रावित करता है। अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट अगर अपन देखें तो ऐसी दिखाई देती है। अग्नाशय की TS काटी जाए तो यहाँ देखिए, इस संरचना को देखिए आप लोग, ये चारों तरफ जो गोले दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, इन सबको क्या कहेंगे, एसिनी। और एसिनी टोटल कितना % होती है, 99%। क्या स्त्रावित करती है, एंजाइम, इसीलिए क्या है, बहिस्त्रावी। क्लियर है बात। इस एसिनी के अंदर जो ये उपकला है ना, ये अंदर ये उपकला है, ये मैं जो बना रहा हूं ये उपकला, इधर भी ये उपकला कौन सी होती है, सरल घनाकार उपकला, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लाइट नहीं आ रही थी, फोन ऑफ होने वाला है, बाद में देख लूँगा। बिल्कुल नितेश, लाइट नहीं आ रही है, जा सकते हैं, है ना। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अग्नाशय की एसिनी के अंदर कौन सी उपकला होती है, सरल घनाकार उपकला, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सारी की सारी एसिनी है। एसिनी के बीच में ये जो सेंटर पार्ट है, इसमें ये जो गोला है, इसको कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। चारों तरफ एसिनी ही एसिनी है, और बीच में एक द्वीप की तरह कौन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये कितना प्रतिशत होता है, 1%। और इस लैंगरहैंस की दीपिका के अंदर 4 कोशिकाएं होती है। पहली कोशिका है अल्फा सेल, ये लिखा हुआ अल्फा। दूसरी कोशिका है बीटा सेल, ये लिखा हुआ है बीटा। तीसरी कोशिका है गामा सेल, ये लिखा हुआ है गामा। और चौथी कोशिका है FF या PP सेल, वो भी लिखा हुआ है।
ये 4 प्रकार की कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? लैंगरहैंस की दीपिका में पाई जाती है। क्लियर है दोस्तों? सबसे पहले अल्फा सेल के बारे में बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, अल्फा बीटा गामा और पीपी सेल किसमें? लैंगरहैंस की दीपिकाएं में। कितना प्रतिशत? 1%। क्या स्रावित करता है? हार्मोन। चारों तरफ जो ऐसी नहीं है वो कितना प्रतिशत? 90%। इसीलिए तो दीपिका या आइसोलेट शब्द आया है। चारों तरफ ऐसी नहीं है और बीच में कहीं एक जगह है, एक टापू है, लैंगरहैंस की दीपिका या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। द्वीप, द्वीप से बना है द्वीपिका। अल्फा जो सेल है वो एक हार्मोन स्रावित करती है और उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन हार्मोन। क्या नाम है दोस्तों? ग्लूकागॉन हार्मोन। क्लियर है? ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। ये देख लीजिए दोस्तों, अल्फा सेल कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। आप मेरे को एक बात बताइए, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का क्या नाम है? बताइए। 13 लोग अभी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। लगातार 3 क्लास होने के बाद डाटा भी उस वे में नहीं रह पाता है, फिर भी जो लोग जुड़े हैं कैसे भी, देखो दोस्तों, डाटा कम से कम आप पूरा रखें ही सही, है ना। जियो वालों में 150 रुपये का रिचार्ज होता है जिसमें शायद 1 महीने में 30 GB एक्स्ट्रा आती है, मतलब 1.5 GB तो आपका रोज़ाना वाला। बाद में देख लूँगा। ये हो गया पीयूष वर्मा। ग्लाइकोजेनेसिस, पीयूष और ढंग से सोच लें। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मोनिका सोयल। ग्लाइकोजीनोलाइसिस मोनिका, ग्लाइकोलाइसिस नहीं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। राहुल पाटीदार, शाबाश। ग्लाइकोजेनेसिस नहीं रोहित, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो ये किसके बारे में हो गई? अल्फा सेल के बारे में हो गया। क्लियर है? अब दोस्तों अपन बात करते हैं बीटा सेल के बारे में। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ग्लूकागॉन। अब आगे बात करते हैं, आगे सेल कौन सी है? बीटा सेल। बीटा सेल जिस हार्मोन का निर्माण करती है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। तो फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए फटाफट। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है दोस्तों? जल्दी से टाइप कर दीजिए। अरे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलना क्या होगा? 11 लोग अभी लाइव है, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या हुआ? अच्छा देख रहे हो, आधे घंटे में जवाब दोगे तुम इसका। है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजेनेसिस।
ग्लाइकोजेनेसिस, मनीषा पाटीदार, शाबाश। देखो मैं बात कर रहा था, आपका डाटा ख़त्म हो जाता है, रोज़ाना 1.5 GB तो आपको मिलता ही है। अगर आप 150 रुपये का रिचार्ज करवा लेंगे तो 1 महीने के अंदर 30 GB डाटा मिलेगा आपको, केवल डाटा। हाय सर, गुड। राजेंद्र खराड़ी, वेरी गुड इवनिंग जी। तो इस 1.5 GB के बाद 30 GB आप लगातार कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रुकेंगे नहीं। तो 1.5 GB 3 GB काफ़ी है आपके लिए ना रोज़ाना में, फिर भी कुछ होता है, और महीने में आपके 150 रुपये तो खर्च हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो डाटा की वजह से लाइव क्लास छोड़ना अच्छी बात नहीं है। सभी लोग लाइव जुड़ें। अगर 2 बार भी रिचार्ज होता है 150 का तो भी महीने में आपके 300 रुपये ही लग रहे हैं, और महीने में 300 रुपये लगा के अगर आप हेमरा सर से पढ़ रहे हो तो सस्ती बात है। ये तो ऑनलाइन या ऐसा कुछ सिस्टम हुआ, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए चलो बच्चों से है ना, वरना महीने में 300 रुपये में पढ़े ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी आप लोग बिल्कुल गरीब और कंजूस हो रहे हो। नरेंद्र सिंह गुर्जर, बिल्कुल साहब, हेलो, स्वागत है आपका भी कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। तो ये अपन बात कर रहे थे पैनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस। अल्फा सेल ग्लूकागोन ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तीसरे प्रकार की जो सेल है वो यहाँ पर देखिए, गामा सेल। और गामा सेल बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल मनीषा, यही कह रहा हूँ। गामा जो सेल है वो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन अल्फा और बीटा सेल को संदमित करता है। संदमित समझते हैं दोस्तों, रोकता है। ऐसा नहीं है अल्फा सेल और बीटा सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन स्रावित कर दे। और चौथी जो सेल है पीपी सेल, वो कौन सा हार्मोन? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पीपी, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो ये चारों कोशिकाओं का काम आपके साथ क्लियर हो गया है। अग्नाशय के बारे में जुड़ी हुई जानकारी भी मैंने आपको पूरी बता दी है। आइए दोस्तों, इससे जुड़ी हुई बातें और करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आ जाइए, है ना। लीवर अपन ने पढ़ लिया है और अग्नाशय भी पढ़ लिया है, पैनक्रियास दोनों का एक कॉम्बो देखते हैं, हिपेटोपैनक्रियाटिक सिस्टम देखते हैं। दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं इस क्लास के बाद फिर अपन कल बात करेंगे। जितने भी लोग आपको कह रहे हैं उनका डाटा ख़त्म हो गया, उनको मैंने बोला है 150 रुपये का रिचार्ज करवाएंगे 30 GB आ जाएगा। तो अगर 150 रुपये का 2 बार भी करवाते हैं, ऐसा नहीं हो जाए कि थोड़े दिनों में आपको बहुत ज़्यादा रिचार्ज करवाने की ज़रूरत पड़े। तो आप पूरा सहयोग करें, देखें। आइए अपन बात करते हैं, दोनों लीवर और अग्नाशय दोनों को जोड़कर आपको बता रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, ये है लीवर, त्रिकोणीय संरचना जिसको जिगर कहते हैं। 1.5 किलो का, 1 से 1.5 किलो का। सर कल की क्लास में 50 लोग होंगे। पीयूष वर्मा, बिल्कुल पीयूष, होने भी चाहिए। देखो शुरुआत अपन कर ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे लोगों को पता भी लग रहा है, लेकिन आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना, इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है। तो ये यकृत है, यहाँ देख लीजिए। यकृत के बारे में सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पर जो पत्ती नुमा संरचना है ये है पैनक्रियास, अग्नाशय, क्लियर है। और यहाँ पर जो है ये आपका अपना खून है, रक्त। ये जो बनाया है ये है रक्त। बड़े ध्यान से देखें दोस्तों,
चीज़ें दोनों अलग अलग जगह है, लेकिन कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन से भी ज़्यादा बढ़िया। अगर आपको एक परिवार चलाना है तो परिवार के सदस्यों का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। आपको स्कूल चलानी है तो स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। कोई भी काम अगर आप एक टीम एफर्ट करना चाहते हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अभी लाइव क्लास चला रहे हैं तो केवल मेरा ही नहीं, आपका भी सहयोग हो, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। ऐसे हमारे शरीर में लीवर और पैनक्रियाज और ब्लड सिस्टम जो है वो तीनों का किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है वो भी देख लेते हैं। हमारे शरीर में या हमारे रक्त में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, 100 ml रक्त में 80 से 100 मिलीग्राम क्या होगा? ग्लूकोज 100 ml में, है ना, पूरे ब्लड में नहीं बात करें। 100 ml ब्लड में 80 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। ये जनरल है, ये फिक्स है। अब क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है यही रहेगा, ज़्यादा भी रहता है। अगर मात्रा इससे ज़्यादा हो गई तो ये जो ग्लूकोज है ये किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में। किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लूकोज जो है वो किस में बदल जाएगा? ग्लाइकोजन में। और इस प्रक्रिया का नाम बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने के लिए जिम्मेदार जो है वो इस अग्नाशय में से, याद करो अभी पढ़ा था, कौन है? 1% भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका। उस लैंगरहैंस की द्वीपिका में कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका। और इस बीटा कोशिका से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन किस में जाके संग्रहित हो जाता है? यकृत में। आपको याद हो तो यही ग्लाइकोजन और किस जगह पर भी जाके संग्रहित हो सकता है? मसल्स में। क्लियर है बात? यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। तो जब आप एक्स्ट्रा खाना खाएंगे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके रहेगा तो आपको डायबिटीज़ नहीं होने वाला है। आपके ग्लूकोज को, इंसुलिन अगर आपके शरीर में ठीक है तो ग्लाइकोजन में बदल के लीवर और मसल्स में रख देगा। कई लोगों ने मीठा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगा। मीठा ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ नहीं होने वाला है। जिसको डायबिटीज है उसको मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंसुलिन। अब हुआ क्या, सपोज करें किसी व्यक्ति को इंसुलिन की कमी हो गई। यहां देख लीजिए, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज किस में नहीं बदल पाएगा? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा? रक्त में। तो इंसुलिन की कमी से रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ऊपर तीर का मतलब बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी, इसी बीमारी को क्या कहते हैं? डायबिटीज़ या मधुमेह। ये देखिए, डायबिटीज़, मधुमेह रोग। कई एग्जाम में कि मधुमेह के रोगियों को किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, सबको पता है। मधुमेह हुआ किसकी कमी से? इंसुलिन के। तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लगाते इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, अपने आप रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए। ये जो मधुमेह रोग होता है, इसकी वजह से इसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस एक हार्मोन की वजह से होता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये देख लीजिए, डायबिटीज मेलिटस। क्लियर है बात? इंसुलिन हार्मोन की कमी से ऐसा हुआ है। डायबिटीज क्यों होता है पता लग गया। अब एक और बात देखते हैं। किसी भी दिन आप फास्ट रहते हैं, आप व्रत करते हैं, ये लो,
उस दिन क्या होता है वो देख लेते हैं। किसी भी दिन आप फास्ट रहते हैं, वैसोप्रेशन, बिल्कुल पीयूष, एडीएच का ही दूसरा, कल की क्लास 50 लोग होंगे, पीयूष जो कह रहा है वैसा होना चाहिए। और इसका क्या रीज़न है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल वो जा सकता है ना, उसको अपने को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी दुनिया में सभी लोगों को अपनी बात समझ में आए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जितने लोगों को समझ में आए वो जुड़ें, वो ज़रूरी है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, किसी दिन आप व्रत रहे, खाना नहीं खाया, इसका मतलब ये नहीं आप व्रत रह सकते हैं, आपके शरीर की कोशिका व्रत नहीं रह सकती। उसको तो हर समय हर टाइम ग्लूकोज की ज़रूरत है, हर रोज़ ग्लूकोज की ज़रूरत है। फिर जब आपने खाया ही नहीं तो क्या होगा, उस दिन क्या होगा, ये जो ग्लाइकोजन है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके व्रत के दिन, आपके फास्ट के दिन, आपके उपवास के दिन, ये जो ग्लाइकोजन है वो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। इसको बदलने का काम कौन सा हार्मोन करेगा, ग्लूकागोन हार्मोन। और ग्लूकागोन हार्मोन कौन सी कोशिकाओं द्वारा बनता है या स्रावित होता है, अल्फा सेल। और अल्फा सेल भी किस में ही पाई जाती है, वही लैंगरहैंस की दीपिकाओं में। क्लियर है बात। मतलब ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के वाइस वर्सा एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं। ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाते हैं। क्लियर है बात। तो किसी दिन आप उपवास रखते हैं, करवा चौथ का आपने व्रत रखा है, जो भी XYZ आपने व्रत रखा है, उसमें आपकी मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है, ग्लूकागोन। जब आप शाम को उपवास खोलें तो मन में कहें, थैंक यू ग्लूकागोन, तेरी वजह से आज जिंदा रहे। अगर आपको हार्मोन का थैंक यू कहना है व्रत के दिन तो ग्लूकागोन का। क्यों? क्योंकि उसने आपके यकृत और मसल्स के ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल के आपके रक्त में डाला है, जिससे आपकी कोशिकाओं ने खाना खाया है। कोशिका का धन्यवाद देना है तो अल्फा सेल का, संरचना का धन्यवाद देना है तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं का, और किसी बड़ी संरचना का धन्यवाद देना है तो अग्नाशय का। थैंक यू अग्नाशय, तेरी वजह से आज भूखे रहे, वरना तो आधे दिन में रास्ते में बात खत्म हो जाती। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की वजह से। करवा चौथ के दिन व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, ग्लूकागोन। जिंदा रहने के लिए किस दिन, व्रत के दिन। व्रत के दिन जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, ग्लूकागोन जरूरी है। डायबिटीज अगर खत्म करना है तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज व्रत वाले दिन आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, यकृत और पैनक्रियाज का इन दोनों में क्या रोल है। जो गामा कोशिका होती है वो जो हार्मोन स्रावित करती है उसका नाम है सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन इन दोनों को कंट्रोल रखता है, संदमित रखता है। ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा काम नहीं कर दे, पता लगा ये इसको ज़्यादा तोड़ रहा है इधर, मान लो ग्लूकागोन ज़्यादा हो गया तो भी ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो सकता है, इंसुलिन ऐसा हो गया तो भी हो सकता है। तो इनके काम को रेगुलेट करने का काम, जैसे कोऑर्डिनेशन के, आपकी फैमिली में सबका कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, लेकिन सबको रेगुलेट करने का काम पापा करते हैं। चेक करते रहते हैं कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा, पढ़ तो नहीं रखा है कि नहीं, भाई पढ़ाई तो की है, कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसको बताएंगे। आपने रिचार्ज करवाया कि मैं पढ़ूंगा, बाद में आप पिक्चर देख रहे हैं, तो उन चीज़ों का कंट्रोल करने का काम कौन है, सोमेटोस्टैटिन। चेक करता रहेगा कि बीटा सेल और अल्फा सेल अपना काम तो ज़्यादा तो नहीं कर रही, गई कम भी नहीं करने देता और ज़्यादा भी, और ज़्यादा करे तो इनको क्या कर देता है, संदमित। मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ये रही। डायबिटीज किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज या इंसुलिन की कमी से होने वाला डायबिटीज का नाम है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन से संबंधित है। ग्लूकागोन हार्मोन अल्फा सेल से व्रत वाले दिन ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा या एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं।
और गामा सेल क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन जो इन दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये था दोस्तों किसके बारे में, अग्नाशय के बारे में, लीवर के बारे में। अगली क्लास में अपन बात करेंगे लार या सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। दोस्तों पहला जो डाइजेशन है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। किसी को लगता है कि इतना सारा डाइजेशन 12th क्लास का ही है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। देखो समय लगता ही है चीज़ों में, स्कूल में भी आप पढ़ते हैं, आधे घंटे का पीरियड होता है तो उतने दिन लग ही जाते हैं ना। तो आप तरीके से पूरी बातों को सुनते रहें, समझते रहें, नोट्स बनाते रहें। इन बातों को कई बार क्या होता है कि अपने को जिस कंडीशन में होते हैं उसमें पता नहीं लगता कि अपन लोग पढ़ क्या रहे हैं। और वैसे भी फ्री वाली चीज़ लोगों को कम ही पसंद आती है ना। फ्री में आप किसी को सोना भी देंगे तो भी लोग शक ही करेंगे कि अरे यार पता ही नहीं, कोई तो गड़बड़ है ना। तो जल्दी ही इस समस्या का भी अपन समाधान करेंगे। अगर लोगों को फ्री पसंद नहीं है तो फिर दूसरा इलाज भी अपने पास है। तो आइए सभी लोगों से कहें, ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े उनको कहें लाइव क्लास से जुड़ें। लाइव क्लास केवल और केवल आप लोगों के लिए रखी गई है। अगर किसी को लाइव क्लास से जुड़ने में ऐसा लगता है कि वो हेमराज सर की मदद कर रहा है तो उसकी गलतफहमी है। आपके जुड़ने और नहीं जुड़ने से मेरे पर कोई असर नहीं होने वाला है। हाँ ये ज़रूर है, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। पीयूष वर्मा सर एप्लीकेशन बना ही दो। पीयूष बिल्कुल एप्लीकेशन तैयार है ना, एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार है। उसमें जो कंटेंट है वो भी रीड का बना है। एक आदमी सारी चीज़ों का एक साथ वीडियो बनाने में सुबह से लेकर शाम तक अगर वीडियो बनाते हैं तो भी अभी रीड वाला ही कंटेंट पूरा हुआ है ना। तो जितने भी लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं चीज़ों को समझें। जो ग्रुप अपन ने बना रखा है उनमें भी लोगों को बोलें, अगर किसी को डाटा की प्रॉब्लम है 150 रुपये में डाटा रख सकते हैं वो। लेकिन अपनी पूरी क्लास में यूट्यूब पर लाइव का मतलब समझ रहे हैं आप, सबको आइडिया लगता है कि ये क्लास है और कितने लोग देख रहे हैं ना। और अपनी क्लास को 15 ही लोग देखें ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और मेरे लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए कल से ये अपेक्षा रखी जाएगी कि ये नंबर 50 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम रहा तो उसके आगे की जो भी बातें अपन पढ़ते रहेंगे। आज अपन ने पढ़ लिया अग्नाशय। जितने भी 16 लोग अपनी लाइव क्लास में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बातों को ध्यान रखें। सब्सक्राइब के लिए भी मैंने पिछले वीडियो में कहा ही था आपको। हाँ कंटेंट में आपको कोई ये कह दे कि हेमराज सर जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगा। सर इंसुलिन में नंबर ऑफ बिल्कुल अक्षिता पारिक, इंसुलिन हार्मोन के अंदर चेन भी फिक्स होती है और नंबर ऑफ एमिनो एसिड, उसके बारे में जब अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि एक्टिव और इनएक्टिव, इस तरीके से इंसुलिन से जुड़ी हुई बातें। अभी अपन जनरल बात कर रहे हैं अक्षिता पारिक है ना। तो एमिनो एसिड चेन और उसके बारे में अपन बात कर ही रहे थे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लाइव जुड़े, थैंक यू।